बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद उमर और आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशनल की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और उससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ये हमारे पास है वेट चेंज विद लोकेशन। देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात की थी कि वेट जो है ये हमारे पास चेंज होता है विद लोकेशन के साथ। मीन यहाँ पर एक बॉडी की वेट कुछ और होगा, हम यहाँ पर कोई और होगा, यहाँ पर मतलब जितना हम अबोव द सी लेवल जाएंगे तो इसकी वेट में जो है वेरिएशन आएगी। तो आज हम उसी वेट को एक मैथमेटिकल एनालिसिस के थ्रू देखेंगे कि मतलब इसका एक मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे और उसी के थ्रू फिर जो है हम एक सॉलिड प्रूफ के ज़रिए इस चीज़ को साबित करेंगे। दूसरा ये कि प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा था उसमें हमने ये बात की थी कि न्यूटन ने ये बात एनालाइज किया था कि जब दो बॉडीज़ के माबैन जो है हमारे पास एक फोर्स एराइज होता है और उसी फोर्स को उसने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि हर दो बॉडीज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है विद ए फोर्स और उसी फोर्स को हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया। लेकिन न्यूटन को इस चीज़ का इल्म नहीं था कि ये दो बॉडीज के दरमियान ये जो फोर्स एराइज होता है ये कैसे एराइज होता है। मतलब ये कि इस फोर्स का ओरिजिन क्या है, इसको फोर्स का जो है हमारे पास किस वजह से, किस चीज़ की वजह से जो है हमारे पास एक टू बॉडीज़ के दरमियान जो है ग्रेविटेशनल फोर्स एराइज होता है। तो इस चीज़ को एक न्यूटन के साथ इल्म नहीं था, उनको दौर का उनकी ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। बाद में फिर साइंटिस्ट ने ये बात की कि हर दो बॉडीज़ मतलब ये हर बॉडीज़ के दरमियान हर दो बॉडीज़ के दरमियान एक फील्ड इस्टेब्लिश होता है या हर बॉडी से इर्द गिर्द अराउंड ए रीजन जो है वो एग्जिस्ट होता है। और जब एक दूसरा बॉडी उसी बॉडी की रीजन में या फील्ड में एंटर हो जाता है तो इस एंटर हो जाने की वजह से इन दोनों की जो फील्ड है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती है और उसी इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास ये फोर्स एराइज होता है। तो फिर ये जो चैलेंजिंग था वो कंप्लीट हुआ। लेट्स सपोज हमारे पास जो है मास ऑफ द अर्थ है। हम मास ऑफ द अर्थ इसी वजह से लेते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स एराइज है या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये हमारे पास वीकेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स है। तो मतलब ये मैग्नीट्यूड ऑफ द मास पे डिपेंड करता है। तो इसी वजह से मास ऑफ द अर्थ जो है इसकी वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो हमारे पास नज़र आता है जिस तरह पॉइंट है या हमारे पास हिल्स है, माउंटेन्स है या बिल्डिंग्स है, तो इसी की बिना पे या इसी की विद द हेल्प कंपेयर टू हिल्स या कंपेयर टू माउंटेन्स मास ऑफ द अर्थ जो है बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से हम मास ऑफ द अर्थ लेते हैं। तो हमारे पास ये मास ऑफ द अर्थ है तो इससे अराउंड जो है एक रीजन एग्जिस्ट होता है, एक फील्ड एग्जिस्ट होता है। और जब हम इनफाइनाइट से एक दूसरी ऑब्जेक्ट को इसी अर्थ की तरफ ले जाते हैं तो जब ये इसकी रीजन में एंटर हो जाता है तो फिर उस पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन एक फोर्स एग्जिस्ट होता है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम हम देते हैं। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे अराइज होता है, मतलब ये कि इसकी अराउंड जो रीजन है इस बॉडी का भी एक अपना ही फील्ड होगा। तो इसका फील्ड और इसका फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करता है और इसी इंटरेक्शन की बेस पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स एराइज होता है। तो इसी चीज़ का फील्ड का सहारा लेके साइंटिस्ट ने फिर ये एक्सप्लेन किया कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एराइज होता है। अब जो है और भी मॉडिफिकेशन हुआ है इसमें कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स होते हैं जो इसी चीज़ की एक्सचेंज, उस हाइपोथेटिकल पार्टिकल जिसको नाम दिया गया ग्रेविटान, मीन ग्रेविटान की एक्सचेंज की वजह से हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स एराइज होता है। लेकिन उस वक्त इस चीज़ का कंसेप्ट नहीं था, ये आजकल मॉडर्न कंसेप्ट है। तो अब देखिए ये हमारे पास हुआ Fg। तो मतलब ये कि ये रीजन अराउंड एनी हैवी ऑब्जेक्ट, वो रीजन जो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के अराउंड हो और जब हम एक दूसरी ऑब्जेक्ट को उसकी तरफ लेकर जाए और उसी दूसरी ऑब्जेक्ट पे ये फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट जो है ये फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट फोर्स लगाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जो है ये पहली वाली ऑब्जेक्ट की किस में है, रीजन में है, फील्ड में है। तो मीन रीजन अराउंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m है और इससे इर्द गिर्द जितना भी रीजन है वेयर इट अट्रैक्ट अनदर बॉडी, इस रीजन में जो दूसरी बॉडी को वो अट्रैक्ट कर सके टुवर्ड अपनी तरफ।
तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये हमारे पास वेक्टर फील्ड है या हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये डायरेक्टेड है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, अगर आप देखें यहाँ पर जो है हमारे पास मीन सरफेस ऑफ द अर्थ पे ग्रेविटी कुछ और है, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जब हम अबोव द अर्थ सरफेस जाएंगे तो हमारे पास फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फॉर अर्थ की जो ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कम होती जाएगी। तो मतलब ये कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का इन एटमॉस्फेयर की, अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ की जो फील्ड है, उस एनी हर पॉइंट पे ग्रेविटी जो है हमारे पास क्या होगी, चेंज होगी। यहाँ पर कोई और ग्रेविटी, यहाँ पर कोई और, यहाँ पर कोई और, यहाँ पर कोई और, यहाँ पर कोई और। जितना हम जो है अबोव द सी लेवल जाएंगे तो हमारे पास ग्रेविटी में क्या आएगी, वेरिएशन। तो इसका मतलब ये कि इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, कम। तो मतलब जितना हम अर्थ सरफेस की नज़दीक होंगे तो हम पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा। जितना हम अर्थ की सी लेवल या अर्थ सरफेस से हाइट पे जाएंगे तो फिर क्या होगा, कम। तो मतलब ये एट एनी पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट ऑफ मास एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी प्लेस एट दैट पॉइंट। देखिए हमारे पास अब जो मैंने बात की कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये चेंज होता है, तो ये हम किस चीज़ पे ऑन द बेसिस ऑफ किस फार्मूला बात कर सकते हैं, इस बात कर रहे हैं इन तो वो फार्मूला जो है हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सपोज हमको पता है कि ये बॉडी जब दूसरी बॉडी अर्थ की तरफ आएगा तो इसके दरमियान होगा हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो हमारे पास गिवन है Fg इक्वल टू Gm/r²। अब देखिए हमको पता है कि ये जो वेट है टुवर्ड दी अर्थ की तरफ जो भी फोर्स है तो वो हमारे पास बराबर है mg। इन दोनों को कंपेयर करें तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो m जो है m के साथ कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा g इक्वल टू Gm/r²। अब देखिए r जो है ये हमारे पास क्या है, हाइट पे है ऑब्जेक्ट। तो एक तो RE मतलब R हमारे पास हुआ RE मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ जमा हाइट, जितनी हाइट पे ये ऑब्जेक्ट है। मतलब ये कि हम इतनी हाइट पे लगभग ये मार्कर है और ये अर्थ सरफेस से इतना हाइट पे मौजूद है। तो इससे जो फोर्स या जो ग्रेविटी इनको अट्रैक्ट करे वो तो सेंटर ऑफ द अर्थ से अट्रैक्ट कर रहा है। तो सेंटर से सरफेस की तरफ जितना रेडियस है और फिर सरफेस से इस बॉडी की दरमियान जितना भी हाइट है तो वो प्लस हाइट। तो मतलब R हमारे पास है RE जमा H। तो अगर आप देखें ग्रेविटी जो है ये हमारे साथ हाइट पे डिपेंड कर रहा है। जितना हाइट ज़्यादा तो ये इनवर्स रिलेशन में है, तो जितना हाइट ज़्यादा उतना ग्रेविटी कम, तो जितना ग्रेविटी कम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम। तो मीन दिस इक्वेशन शो दैट वी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ, जब हम अवे फ्रॉम द अर्थ जाएंगे द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज, तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसी फार्मूला के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये एक एनी पॉइंट पे क्या होता है, वेरी होता है। अब देखिए वेट विद लोकेशन, हमने मास और वेट जो है इस पे बात की थी कि वेट और मास में क्या फ़र्क है। तो वेट हमारे पास बेसिकली फोर्स है, उस लेक्चर में भी मैंने बात किया था, और मास जो है ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, क्वांटिटी है। तो अब देखिए मास जो है ये हमारे पास कांस्टेंट ही रहता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, कि मास जो है हर जगह पर क्या होगा, सेम होगा। और वेट जो है ये हमारे पास फोर्स है जो कि डिपेंड कर रहा है ग्रेविटी पे। तो ग्रेविटी पे अगर डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वेट हमारे पास एक लोकेशन पे एट एनी पॉइंट पे क्या होगा, चेंज, क्योंकि ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखें ना कि जी जो है ये हाइट पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर हाइट विद चेंज इन हाइट हमारे पास ग्रेविटी चेंज होगी, और ग्रेविटी फिर वेट पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर ग्रेविटी चेंज होगी तो इसका मतलब ये कि वेट भी एक पॉइंट पे क्या होगा, चेंज होगा। तो मतलब ये वी नो दैट मास ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट, मास जो है हमको तो पता है कि ये हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन, और ये हमारे पास क्या है, डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब इंडिपेंडेंट होता है मास। लेकिन वेट जो है ये हमारे पास चेंज होता है, क्योंकि हमको पता है फिर दोबारा जो है 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाएगा वेट इक्वल टू Gm/r। तो ये सेम चीज का सहारा लेके R इक्वल टू RE जमा H, तो RE जमा H। तो फिर भी अगर आप देखें तो जिसी तरह वेट जो है ये डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी डिपेंड कर रहा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पे।
तो सेम इज द केस वेट भी डिपेंड कर रहा है। जितना वेट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये वेट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये हाइट कम, जितना हाइट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये कि हमारे पास वेट कम। तो मतलब जितना हम ऊपर जाएंगे सी लेवल से तो हमारे पास बॉडी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हमारे पास वेट कम। तो ये वो फार्मूला है जिसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि वेट जो है हमारे पास चेंज होता है विद लोकेशन के साथ। तो मीन एट डिफरेंट प्लेसेस इन स्पेस या अबाउट सी लेवल वेट विल बी चेंज। तो ये अच्छा हमारा टॉपिक। अगर फिर भी कोई डिफिकल्टीज या कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।